तो बच्चों, हेलो बच्चों, वेलकम आपका मेरे केमिस्ट्री चैनल में केमिस्ट्री पाठशाला। मैं अनुराग से रहा हूँ। तो गाइस, हमने लास्ट क्लास में सॉल्यूशंस के पार्ट 1 को करा था। हमने कॉन्संट्रेशन टर्म डिस्कस करे थे। हमने उसके अंदर इंट्रोडक्शन डिस्कस करा था, सॉल्वेंट और सॉल्यूट में डिफरेंस क्या होता है, ये सारी बातें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी। आज बच्चे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे स्टार्टिंग में। कुछ क्वेश्चंस करने के बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे कॉन्संट्रेशन टर्म्स वाले लेक्चर को। फिर हम करेंगे सॉल्युबिलिटी टॉपिक, हेनरीज लॉ, और ये रहेगा आज का हमारा लेक्चर। ठीक है गाइस, तो हम पहले करते हैं क्वेश्चंस। तो मैं क्वेश्चंस लिख के दूंगा बोर्ड पे, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे पॉज करके वीडियो को, फिर मैं उसके आंसर्स को आपको बताऊंगा। तो गाइस, ये आपका क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपने 3 एग्जांपल्स मैंने दे रखे हैं, आपको सॉल्वेंट और सॉल्यूट को पहचानना है कि इसके अंदर सॉल्वेंट सॉल्यूट होंगे क्या। तो देखो गाइस, आप पॉज करके क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप कर ही होगे, तो अब हम इसके आंसर्स को बताते हैं कैसे कैसे आपने सॉल्व करना है इसको। देखो, पहला जो क्वेश्चन है वो है ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन जो सॉल्यूशन होता है वो वाटर एंड NaCl के सॉल्यूशन को बोलते हैं। वाटर एंड NaCl के जो सॉल्यूशन होता है उस सॉल्यूशन को हम ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं, वाटर एंड सॉल्ट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे वाटर एंड सॉल्ट सॉल्यूशन की बात की जाए तो आपको वैसे ही समझ में आ गया होगा कि वाटर जो होता है वो सॉल्ट के कंपैरिजन में ज्यादा क्वांटिटी में यूज किया जाता है सॉल्वेंट की तरह। तो यहाँ वाटर क्या हो गया बच्चे, ये हो गया आपका सॉल्वेंट, और NaCl जो आपका सॉल्ट है वो हो गया यहाँ पे आपका सॉल्यूट। बस ये पहला क्वेश्चन यही था कि आपने देखना है कि पहले आपको ये समझना था कि ब्राइन सॉल्यूशन होता क्या है, और आपने देखा कि यहाँ से वाटर एंड NaCl को ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। तो वाटर इज सॉल्वेंट एंड NaCl इज सॉल्यूट इन इज ब्राइन सॉल्यूशन। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। देखो, दूसरा क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं, मैंने पहले बताया था कि वाटर जो होता है एक्वस कंडीशन जहां भी मेंशन कर दी जाए वहां वाटर ऑलवेज यूनिवर्सली आप कह सकते हो कि वो सॉल्वेंट है। तो यहां मैंने मेंशन करा है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि एक्वस का मतलब वाटर है और वाटर यहाँ पे यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। इस हिसाब से वाटर अगर यहाँ पे क्या हो गया बच्चा आपका सॉल्वेंट, क्योंकि एक्वस यूज किया गया टर्म। तो वाटर इज अगेन द सॉल्वेंट एंड कॉपर सल्फेट CuSO4 जो आपका वो यहाँ पे हो गया सॉल्यूट। बस ये था क्वेश्चन जो है वो थर्ड थोड़ा सा अच्छा है। इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। इक्विमोलर का मतलब क्या होता है? इक्विमोलर का मतलब होता है कि 1 मोल आपके पास अल्कोहल भी है और 1 मोल आपके पास वाटर भी है। अब हमें यह पहचानना है यहाँ पे कि कौन यहाँ पे सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है और कौन सॉल्यूट की तरह काम कर रहा है। तो 1 मोल अल्कोहल, 1 मोल वाटर। अच्छा, 1 मोल की बात करी जाए तो 1 मोल में कितना अल्कोहल होगा, तो आप इसका मोलर मास फाइंड करोगे तो C2H5OH मतलब 46 ग्राम। ये हो गया 1 मोल के अंदर 46 ग्राम अल्कोहल। अगर मैं 1 ग्राम की बात करूं वाटर के अंदर तो 1 मोल वाटर के अंदर कितना होगा, तो दैट इज योर 18 ग्राम। अब देखो, 18 ग्राम वाटर है आपका, 40 ग्राम अल्कोहल है, 46 ग्राम अल्कोहल एंड 18 ग्राम वाटर। ऐसे समझ में आ गया किसकी क्वांटिटी अधिक दिख रही है हमें, सो ऑफ कोर्स अल्कोहल। सो अल्कोहल इज योर सॉल्वेंट हियर एंड वाटर इज योर सॉल्वेंट। ये था आपका क्वेश्चंस करने के तरीके, क्योंकि बेसिक्स है काफी से। ये हो सकता है कि कभी ऐसे कहीं पूछ दिया जाए आपसे कंपटीशन वाले ग्राउंड में, तो आप इसको समझना है कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, कैसे सॉल्वेंट और सॉल्यूट में डिफरेंशिएट करना है। दैट्स ऑल। फिर हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। तो गाइस, हमने लास्ट क्लास में देखा था परसेंटेज कैसे निकालते हैं। हमारे पास 3 कंडीशंस था। एक तो हम वेट बाय वेट की बात करते हैं, एक में हम वेट अपॉन वॉल्यूम की बात करते हैं, और तीसरा था हमारा वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम की बात करते हैं। हमने ये बताया था आपको कि जब क्वेश्चन में ये कंडीशन मेंशन ना हो तो आप हमेशा वेट अपॉन वेट को मानोगे और ये परसेंटेज में मानोगे। जैसे मैं बताया था कि जब वेट अपॉन वेट की बात की जाए तो 25 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, या 25% अगर दे दिया है तो आप समझ जाओगे 25 ग्राम या 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये चीज परसेंटेज से आपको ग्राम में चेंज करना होता है। अब इसमें जो मैं बात बताऊं, टेम्परेचर डिपेंडेंसी एंड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट और यू कैन से और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ये क्वेश्चन खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है कि बताओ आपके पास कौन सा ऐसा कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जो कि टेम्परेचर डिपेंडेंट है और कौन सा टेम्परेचर टर्म आपका टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। टेम्परेचर डिपेंडेंट का मतलब कौन सा टर्म टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और कौन सा टर्म टेम्परेचर डिपेंड नहीं करता है। तो अगर मैं बोलूँ आपको इसकी बात करूँ परसेंटेज वाले की, तो पहला कंडीशन आपका वेट अपॉन वेट है। अब हमको पता है सर वेट पे टेम्परेचर में ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं होता है, इस हिसाब से ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट फैक्टर कहलाएगा आपका। लेकिन अगर वॉल्यूम की बात करें, इन दोनों की बात करें, ये दोनों वॉल्यूम है और वॉल्यूम जो होता है टेम्परेचर इफेक्ट उसको बिल्कुल होना ही होना है। तो दैट इज वाई अगर चांस में याद होगा तो आपने देखा भी होगा कि टेम्परेचर वॉल्यूम का रिलेशन याद होगा आपको चार्ल्स लॉ के अंदर, स्टेट्स ऑफ मैटर क्लास 11। तो इस हिसाब से टेम्परेचर, ये दोनों जो वैल्यू है आपके, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं, और जो वेट अपॉन वेट है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है।
अब अगर आप बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मोलैरिटी। अब मोलैरिटी को डिस्कस करते हैं डिटेल में, मोलैरिटी क्या है। तो मोलैरिटी जो इसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है भाई। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मतलब हमेशा आप चीज ध्यान रखना है, ये लीटर बोल। अगर मोलैरिटी की बात हो रही है तो वॉल्यूम हमेशा आप किस चीज में लोगे, लीटर में लेके चलोगे। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये आपका होता है डेफिनेशन और कह सकते हो इसका फॉर्मूला। मोलैरिटी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से और इसका यूनिट जो होता है वो होता है बच्चे मोलर। मोलर टर्म जहां मिलेगा आप समझ लोगे मोलैरिटी की बात करते हैं। अब हम देखते हैं पहला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम इसका अलग से देखेंगे, ये हो गया आपका नंबर ऑफ मोल। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की बात की है तो क्या लिखोगे आप, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ और कैसे मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। हम गिवन मास को मान लेते हैं स्मॉल m और मोलर मास को मान लेते हैं m नॉट। तो इस चीज को आपका मोल हो गया। अब इस मोल को आप इधर सब्स्टिट्यूट कर दोगे। जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चे हमारा, तो फॉर्मूला बनेगा m अपॉन m नॉट या आपका वॉल्यूम, और वॉल्यूम किस चीज में बच्चे, तो वो है आपका लीटर के अंदर। लेकिन ये तो आपका नॉर्मल फॉर्मूला बन के आया, या तो मोलैरिटी का फॉर्मूला बन के आया गिवन मास अपॉन मोलर मास अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। अगर मैं कहूं कि वॉल्यूम जो है आपका वो मिलीलीटर में दे रखा है, तो मिलीलीटर में दे रखा है तो उसको 1000 से डिवाइड करोगे, तो वॉल्यूम अगर मिलीलीटर में है तो 1000 से डिवाइड करोगे। तो अब जो हमारा मोलैरिटी बन के आएगा वो आएगा m अपॉन m नॉट इंटू 1000 अपॉन में आपका v इन मिलीलीटर, ये आपका बन जाएगा फॉर्मूला। और ये आपका मोलैरिटी तब जब आपका ये वॉल्यूम मिलीलीटर में दे रखा हो और ये तब जब वॉल्यूम आपका लीटर में दे रखा हो। तो अगर लीटर में है तो कोई भी कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है, 1000 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। और अगर ये मिलीलीटर में है तो आप 1000 से मल्टीप्लाई इसको करोगे, क्योंकि कंडीशन कहता है कि आप जब भी बात करोगे तो लीटर में ही बात करोगे मोलैरिटी की। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब अगर यहाँ से आपको कोई ऐसे पूछ दे कि बताओ आपके पास मोलैरिटी दे रखा है और आप निकालो गिवन मास, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, गिवन मास दैट इज स्मॉल m, बाकी आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो मोलैरिटी इंटू m नॉट इंटू v लीटर, ये बना आपका फॉर्मूला। तो ऐसे आपको कई सारे फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो आप। यहाँ से ये फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला हो गया, यहाँ से आप कई सारे फॉर्मूले यहाँ से डिराइव चाहो तो आप कर सकते हो। कुल मिला के आपका यही आपका मोलैरिटी। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे पहले बताया था टेम्परेचर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वाला टर्म, तो ये बताओ मेरे से कि ये जो टर्म है मोलैरिटी, क्या ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा या ये टेम्परेचर डिपेंड नहीं करेगा। तो लॉजिकली समझ में आ गया होगा, इसलिए अब बात वॉल्यूम की हो रही है और वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशन होता है, चार्ज को एक्सप्लेन करा था इस चीज को। तो दैट इज व्हाई मोलैरिटी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म होगा। अब आप अच्छा खासा जान चुके हो अपने मोलैरिटी वाले टॉपिक के बारे में। डिनोट करते हैं हम कैपिटल एम से, यूनिट होता है आपका मोलर। अगर मैं नॉर्मल यूनिट की बात करूं तो मोल्स है, नॉर्मल यूनिट आपका मोल पर लीटर, ये आपका नॉर्मल यूनिट बन जाएगा। तो ये आपका यूनिट हो गया, 2 यूनिट हो गए। ये कंडीशन हो गया, डिपेंड कर रहा है नहीं कर रहा, ये आपके डिफरेंट फॉर्मूला जो कि इस फॉर्मूले से डिराइव हो सकते हैं। ठीक है गाइस, तो फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो अभी क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस हम लेक्चर के लास्ट में आपको सारे एक ही क्वेश्चन कराएंगे, फिर आप समझना। इस हिसाब से आप पहले पढ़ो, फिर लास्ट की वीडियो लेक्चर में आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में जब भी आप नेक्स्ट लेक्चर होगा आप मुझे सॉल्व करोगे। जैसे भी हो जाए बताओगे आंसर, आप कमेंट सेक्शन में आप आंसर मैसेज कर दोगे जो भी है आपका कमेंट सेक्शन में। मैं ऑप्शन से क्वेश्चन दूंगा ताकि मैं उसको देख सकूँ कि आप कैसा, फिर मैं पिन भी करूंगा आपको कि आपका क्वेश्चन सही है या नहीं है। फिर नेक्स्ट लेक्चर करते हैं नॉर्मलिटी। तो गाइस अब थर्ड वाला पढ़ते हैं कॉन्सेप्शन का, दैट इज नॉर्मलिटी। अगर हम नॉर्मलिटी की बात करें तो नॉर्मलिटी का इस चैप्टर में तो कोई खास आपका इंपॉर्टेंस नहीं है वैसे थोड़ा बहुत है, लेकिन इसका जो एक्चुअल इंपॉर्टेंस है आपका वो है आपके नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो कुल मिला के नॉर्मलिटी बहुत ध्यान से आपने इसको समझना है कि अगर ये समझ में नहीं आएगा तो वहाँ पे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, वहाँ आपको समझने में प्रॉब्लम आएगी। तो इसको मैं समझते हैं। देखो नॉर्मलिटी होता क्या है, नॉर्मलिटी इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये होता है नॉर्मलिटी का फॉर्मूला। इसको जो डिनोट करते हैं वो करते हैं कैपिटल एन से, इसको नॉर्मल भी कहते हैं।
अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट क्या है, अब हम इसको समझते हैं। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो सॉल्यूट है आपका, इक्विवेलेंट सॉल्यूट नंबर होता है वो होता है आपका वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन, अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट की बात होगी, मतलब कितने आपके इक्विवेलेंट सॉल्यूट हैं, कितने आपके इक्विवेलेंट सॉल्यूट हैं। तो इक्विवेलेंट सॉल्यूट का जो फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल इक्विवेलेंट मास, टोटल इक्विवेलेंट मास, ये होता है आपका फॉर्मूला। वेट ऑफ, इसको डिफरेंट मार्कर्स से इसलिए लिख रहा हूं कि ताकि आप इजीली दोनों में डिफरेंशिएट कर पाओ। ये वेट ऑफ सॉल्यूट है और ये इक्विवेलेंट मास है, ठीक है। केमिस्ट्री में वेट और मास डिफरेंस चीज नहीं होते, वो फिजिक्स के साथ डिफरेंशिएट करते हैं। केमिस्ट्री में वेट बोलो मास बोलो सब एक ही बात है उसको। तो इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब सर ये इक्विवेलेंट मास क्या है, तो इक्विवेलेंट मास जो होता है वो होता है आपका, इसको हम स्मॉल एम मान लेते हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट मास जो होता है वो होता है इक्विवेलेंट मास होता है आपका मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास अपॉन में एन फैक्टर, मॉलिक्यूलर मास अपॉन में एन फैक्टर। अब आप इस चीज को यहां सब्स्टिट्यूट करोगे, तो जब यहां सब्स्टिट्यूट करोगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास अपॉन में एन फैक्टर। ये कुल मिला के क्या है आपका, तो ये आया नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सॉल्यूट, ये आपका ये क्या फॉर्मूला है। मतलब इस फर्स्ट वाला जो न्यूमरेटर पार्ट है हमारा, उसका फॉर्मूला आया गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास अपॉन में एन फैक्टर, और नीचे है क्या आपको, अच्छा तो नीचे आपका वॉल्यूम। अब अगर मैं इसको पूरा कंटिन्यूअसली फॉर्मूला लिख दूं, क्या लिखूंगा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर, ये आपका फॉर्मूला आया, अपॉन में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये बन गया आपका फॉर्मूला। ये हमारा बना गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर में वॉल्यूम। अब देखो ये चीज जो है आपका एक ही वैल्यू है, तो एन फैक्टर जो आपका ये मल्टीप्लाई क्वेश्चन में चला जाएगा, तो फॉर्मूला जो बनेगा बच्चा वो बनेगा हमारा गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू एन फैक्टर अपॉन में वॉल्यूम, जो कि क्या है, किसका है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये बना आपका नॉर्मलिटी का एक्चुअल फॉर्मूला डिराइव करके पूरी तरीके से। अब आप बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और यहाँ से नॉर्मलिटी निकालना है। फिर बच्चे एक जो डाउट होता है आपका, वो जो बेसिक डाउट होता है वो होता है सर एन फैक्टर का डाउट, कि एन फैक्टर को फाइंड कैसे करते हैं। वैसे ये 11th की बातें थी, लेकिन आज हम फिर थोड़ा सा इस लेक्चर में 2-3 मिनट टाइम लेके एन फैक्टर को भी एक्सप्लेन करते हैं, ताकि अगर एन फैक्टर समझ में आएगा तो आप जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर भी काफी एन फैक्टर का यूज है, वहां भी आप समझ पाओगे, या आप 11th के भी काफी क्वेश्चंस को एन फैक्टर से सॉल्व करोगे। तो भी हम फिलहाल एन फैक्टर समझते हैं। उससे पहले एक चीज और, ये क्वांटिटी फिर से टेम्परेचर डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट, आप बताओ। अरे भाई वॉल्यूम है, डिपेंड ही करेगा, तो टेम्परेचर डिपेंडेंट, अगेन टेम्परेचर डिपेंडेंट, ठीक है गाइस। तो अभी हम समझते चल रहे हैं कौन सा टेम्परेचर डिपेंडेंट है, कौन इंडिपेंडेंट है, कौन कैसे समझ रहे हैं। अब जो हम समझ रहे हैं वो हम समझेंगे अलग से, एन फैक्टर को समझेंगे, एन फैक्टर कॉन्सेप्ट, एन फैक्टर कॉन्सेप्ट। देखो बच्चे एन फैक्टर कैसे निकालते हैं। एन फैक्टर हमारा 3 कंडीशन होता है, एक तो होता है हमारा एसिड के लिए, एक होता है हमारा बेस के लिए, एक होता है हमारा सॉल्ट के लिए। ये 3 कंडीशन में एन फैक्टर फाइंड करना है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। एसिड के लिए हम देखते हैं नंबर ऑफ H प्लस रिप्लेसेबल आयन, H प्लस आयन कितने रिप्लेस कर सकते हो इन सॉल्यूशन, क्योंकि हम चैप्टर ही पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन। बेस को देखेंगे हम नंबर ऑफ OH माइनस रिप्लेसेबल आयन, रिप्लेसेबल आयन अगेन इन सॉल्यूशन। और सॉल्ट में देखेंगे नंबर ऑफ आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, किसी पॉजिटिव आयन के नेगेटिव आयन के हम एक किसी को मानेंगे, दोनों को एक साथ नहीं मानेंगे। अब हम इसमें करते हैं क्वेश्चंस एसिड बेस और सॉल्ट के एन फैक्टर कैसे फाइंड करोगे, फिर और भी क्लियरिटी आपको आ जाएगी। हमारे पास एग्जांपल एसिड के एग्जांपल लेते हैं हम, HCl की बात कर लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ही बेसिक एग्जांपल है। इसको जब आप, अच्छा ये पता है जैसे ये स्ट्रांग एसिड है तो पूरी तरह से आयनाइज हो जाएगा, ये अपने H प्लस और Cl माइनस आयन को सॉल्यूशन के अंदर आयनाइज करेगा, डिसोसिएट करेगा। तो देखो इसमें कितने H प्लस आयन हमारे आ रहे हैं, एक H प्लस आयन आया, तो इसका एन फैक्टर बच्चा क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा बस। द नंबर ऑफ H प्लस रिप्लेसेबल आयन इज ओनली द एन फैक्टर ऑफ द एसिडिक कंडीशन। तो जितना H प्लस निकलेगा वही इसका एन फैक्टर आ जाएगा। या हमारा H प्लस है 1, तो एन फैक्टर हो गया हमारा 1, ठीक है। अच्छा स्ट्रॉन्ग था इसलिए। अब अगर मैं बोलूं H2SO4, एक और स्ट्रॉन्ग एसिड आपका H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। अगर मैं H2SO4 की डिसोसिएशन की बात करूं तो ये 2H प्लस प्लस SO4
-2 ऐसे टूटता है ये 2H प्लस और SO4 2 माइनस। अब मैं पूछूं बताओ क्या एन फैक्टर होगा? क्लियरली दिख रहा है आपको कि सर ए 2H प्लस है तो 2 ही हमारा H प्लस इज रिप्लेसेबल है, अगेन एन फैक्टर इज 2। समझ रहा है बच्चे? एन फैक्टर इज 2। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप अच्छे से समझ पा रहे हो चीजों को। अच्छा से समझना है इसको, आपसे समझने क्योंकि आप ऐसा नहीं समझो, ऐसा मत सोचो कि हमेशा बोर्ड के लिए आप करोगे सब कुछ को तो ही होगा, क्योंकि आपके बोर्ड के बाद तो बहुत सारे साइंस के फील्ड में काम करना है आपने, आप बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ट्राई करोगे, तो ये सब चीज ना ऐसा नहीं कि बोर्ड तक लिमिटेड है, ये सब बहुत आगे यूज होना है। इसलिए मैं सब चीजों को बेसिक्स को क्लियर करते चलूंगा आपके इस टॉपिक में या हर टॉपिक के अंदर। अच्छा बच्चे, ये तो H2SO4 का हो गया, लेकिन अगर आप बोल रहे हो सर H2SO4 तो दूसरे तरीके से भी टूटता है। अगर H2SO4 की बात की जाए तो वो ऐसे में टूटता है, ऐसा कि वो H प्लस में टूट जाए और HSO4 माइनस में टूट जाए। सर यहाँ पे H2SO4 तो एक H प्लस रिप्लेस कर रहा है, फिर यहाँ एन फैक्टर 1, हाँ ऑफ कोर्स एन फैक्टर 1 ही होगा, लेकिन ये चीज आपको क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया गया होगा कि H2SO4 का आयनाइजेशन किस तरीके से है। अगर क्वेश्चन में H2SO4 का आयनाइजेशन मेंशन नहीं है तो आप 110% इस वाले H2SO4 के आयनाइजेशन को मतलब एन फैक्टर 2 को यूज करोगे। अगर मेंशन किया गया इस वाले को तो आप एन फैक्टर को 1 का यूज करोगे। तो क्वेश्चन को देख के करना है, कुछ नहीं होगा तो इसको मेंशन करोगे आप H2SO4 के 2 एन फैक्टर को 2 वाले को, जब कुछ देना नहीं दिया तो क्वेश्चन में मेंशन कर रखा होगा तो आप इसको यूज करो। ये आपका तरीके है यहाँ से। अब हम थोड़ा सा बेस की भी बात कर लेते हैं कि बेस का हम कैसे निकालेंगे। हम बेस की थोड़ा सा बात कर लेते हैं बच्चे, वीडियो में लास्ट तक बने रहना बच्चे, क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं और पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चंस लगाना, क्योंकि आप कितना कॉन्सेंट्रेटली इस चीज को समझ रहे हो, कितना फोकस हो अपनी इस पढ़ाई पे, इस लेक्चर पे, वो पता चलेगा तब जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करोगे। लेक्चर स्किप करने का कोई भी फायदा नहीं है जब तक कि आप इस लेक्चर का क्वेश्चन सॉल्व ना कर लो, और कुछ होमवर्क जो मैं दे दूंगा आपको लेक्चर के लास्ट में उसको सॉल्व करके नेक्स्ट लेक्चर तक आप नहीं पहुंचा दो मुझे, तो ये सब होने चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का नंबर और उसके आंसर्स मैसेज करना, मैं आपको पर्सनली पिन भी करूंगा कि हाँ ये आपका आंसर सही है या नहीं है, फिर मैं आपको आगे डिस्कशन में टॉपिक को लेके आऊंगा। ठीक है गाइस, चलो तो अब हम समझते हैं बेस के लिए। सर बेस का क्या कंडीशन होगा, तो बस बताया मैंने, नंबर ऑफ OH रिप्लेसेबल आयन इन सॉल्यूशन, वही हमारा बेस। तो फिर इसका एग्जांपल अगर बोल दें NaOH, देख के समझ में आ गया बच्चे, सर एक OH रिप्लेस हो रहा है तो हमारा एन फैक्टर क्या हो जाएगा बच्चा, एक हो जाएगा। अगर मैं बोलूं CaOH2 तो सर पता है सर Ca2 प्लस और OH तो भी 2 माइनस है, तो ये हो गया कंडीशन, इसका एन फैक्टर 2 रिप्लेस हो रहा है आपके OH, तो एन फैक्टर इज अगेन 2। ठीक है बच्चे, आई बात समझ में। अब अगर हम सॉल्ट की बात करते हैं, सॉल्ट के कंडीशन में क्या होगा, मान लीजिए हमारे पास NaCl सॉल्ट है, हमने क्या बताया कि ये आयनाइज करोगे तो Na प्लस और Cl माइनस उठेगा। हमने लिखा भी है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयन किसी एक को आप इंक्लूड करोगे, मैंने यहाँ पे स्लैश लगाया, इसका मतलब ये है कि आप किसी एक को ही इंक्लूड करोगे, तो या तो एक पॉजिटिव को देख लेना या तो नेगेटिव देख लेना, आप किसी एक को एक ही बात करोगे। मान लेते आपने एक पॉजिटिव के बारे में बात करें तो इसका फैक्टर में क्या हो गया, एक ही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है अच्छी तरह से। तो ये था हमारा एन फैक्टर देखने का तरीका। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं आपको जो कि आप नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करके आओगे, और वो क्वेश्चन ये है, एन फैक्टर निकालना होगा आपने H2 H3PO2 H3PO3 H3PO4, ये 3 क्वेश्चन है, इसके आपको एन फैक्टर निकालने होंगे। इसके एन फैक्टर को मैं भी वीडियो के लेक्चर के लास्ट में बताऊंगा, और बताने के बाद मैं फिर से इसमें कुछ टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करूंगा। तो बच्चे मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया, आपको परसेंटेज समझ में आया, आपको मोलैरिटी समझ में आया, और आपको नॉर्मलिटी भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया, और हमने अभी देखा एन फैक्टर। हाँ, एन फैक्टर से याद आया, मैं क्वेश्चन अभी भी नहीं मिटा रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चंस देखते रहो, और पूरे लेक्चर के अंदर आपको सॉल्व करना है। आप पॉज करो, सॉल्व करो, और लेक्चर के लास्ट में आंसर बताओ, बताने के बाद मैं देखूंगा कि आपका कैसा आंसर है, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ सस्पेंस है, कुछ ना कुछ तो अलग स्टोरी, तभी मैंने इस क्वेश्चन को दे रखा है आपको, कुछ ना कुछ बात है इसमें। कंप्यूटर एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होना चाहिए, जिसको ध्यान रखना है। इसे लास्ट तक मैं वेट करूंगा आपका, आप उसको सॉल्व करोगे और मैं फिर बताऊंगा आपको इसके आंसर को। चलो नेक्स्ट हमारा कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो है मोलैरिटी। मोलैरिटी को डिस्कस करते हैं। देखो मोलैरिटी बहुत ही सिंपल है, इसको डिनोट करते हैं हम स्मॉल m से, इसका जो यूनिट होता है वो होता है मोलल। इसका जो इस्तेमाल है वो अगले टॉपिक जो है हमारा सॉल्यूशन का ही है, लेक्चर 3 में मैं कराऊंगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लेक्चर 3 या 4 में हो सकता है कराऊंगा। मोलैरिटी मोलल वहां बहुत से यूज है, तो उसको समझना है। ये जो होता है वो होता है नंबर ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एक्चुअली नंबर ऑफ
मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट। हाँ बच्चे, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन मत बोलना, सॉल्वेंट है, अंडरलाइन करना चाहो तो इस चीज को, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट, और मास की बात हो रही है सर तो फिर केजी में रखेंगे हम इस चीज को। दूसरी बात अगर मैं बताऊं आपको तो इसमें आपको एक चीज ध्यान रखने वाली बात क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट में ये टर्म जो है, अब भी आप बात बच्चे मास की बात हो रही है, मास पे डिपेंड कर रहा है ये चीज। अब मास की बात होगी तो आपको ऐसे समझ में आना चाहिए कि सर टेम्परेचर का कोई भी रिलेशन नहीं होना है, इसलिए टेम्परेचर क्या होगा बच्चा, इंडिपेंडेंट होगा। क्या होगा, इंडिपेंडेंट, मतलब टेम्परेचर से इन मानों को कोई मतलब नहीं होगा, टेम्परेचर से कोई भी मतलब नहीं है इसको, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट का। अभी मैंने देखा नॉर्मलिटी टेम्परेचर को डिपेंड कर रहा था, ये भी कर रहा था, इसमें भी दो पार्ट कर रहे थे, लेकिन नॉर्मलिटी जो पहला भी कंडीशन मिला है कॉन्सेंट्रेशन में जो कि टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये ध्यान रखना, ठीक है। बाकी आप नंबर ऑफ मोल समझ ही लोगे, सॉलिड की बात हो रही है तो फिर गिवन मास अपॉन मोलर मास अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट केजी। अब आपको अगर ये किसी और यूनिट में देखो तो फिर आप कन्वर्ट करोगे इसको 1000 से डिवाइड करके, तो फिर आप ये कन्वर्जन यहाँ पे कंप्लीट होगा, लेकिन आपको मास हमेशा किसमें रखना होगा, केजी में रखना होगा। ये आपका हो गया मोलैरिटी का पार्ट है, इसको हम डिटेल में करेंगे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में, इसलिए मैं इसमें कुछ ज़्यादा दबाव नहीं दे रहा हूँ, अभी अगले टॉपिक में डिटेल में करना ही वैसे भी, ठीक है। तो अब हम जो नेक्स्ट कर रहे हैं वो करेंगे मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन जो लास्ट है हमारा मोल फ्रैक्शन। देखो बच्चे, मोल फ्रैक्शन जो होता है उसको हम डिनोट करते हैं काई से, काई बोलते हैं एक्स बोलते हैं, कुछ भी बोल लो, इसको करते हैं काई से। हमें पता है कि सर दो कंपोनेंट हमारे सॉल्यूशन के होते हैं, एक होता है हमारा सॉल्वेंट और दूसरा होता है हमारा सॉल्यूट। सॉल्वेंट को हम मान लेते हैं ए और सॉल्यूट को हम मान लेते हैं बी। बहुत सारे बुक में सॉल्वेंट को 1 से डिनोट किया गया है और सॉल्यूट को बी से भी किया गया है, तो वो आप पर डिपेंड करता है, सॉल्वेंट को ए, सॉल्यूट को बी, या सॉल्वेंट को 1 या सॉल्यूट को 2, आप जो भी बता सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम सॉल्वेंट की बात करते हैं तो काई का जो फॉर्मूला होता है बच्चे वो होता है आपका Na अपॉन Na प्लस Nb। इसमें क्या बोल सकते हो, अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बोले, द मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मोल ऑफ कंपोनेंट। देखो ये दोनों कंपोनेंट का मोल है, इसलिए हम टोटल मोल ऑफ कंपोनेंट बोलेंगे। तो एक जगह फॉर्मूला क्या बोलोगे मोल फ्रैक्शन के लिए, तो एक जगह जो फॉर्मूला हो स्टेटमेंट का वो बोलोगे आप मोल फ्रैक्शन इक्वल्स टू मोल ऑफ वन कंपोनेंट, या तो सॉल्वेंट ले लो या सॉल्यूट ले लो, अपॉन टोटल मोल ऑफ कंपोनेंट। बस हो गया, ये था हमारा मोल फ्रैक्शन, ठीक है। ये काई इक्वल्स टू Na अपॉन Na प्लस Nb, काई बी इक्वल्स टू होगा बच्चे Nb अपॉन Na प्लस Nb। अब आप इन दोनों को सम करोगे, काई ए प्लस काई बी की वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा 1। तो ये काई ए प्लस काई बी जो होगा क्या बचेगा हमारा 1। सो काई ए इक्वल्स टू 1 माइनस काई बी, ये बना आपका डेरिवेटिव्स फॉर्मूला। ये हमारा मोल फ्रैक्शन डिस्कशन। अब आप फिर से क्वेश्चन बताओगे, क्या सर मोल फ्रैक्शन अगेन टेम्परेचर डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? बताओ, अरे सिंपल है यार, मोल की बात हो रही है, मास की बात हो रही है, मास टेम्परेचर डिपेंड करता ही नहीं है, तो मोल फ्रैक्शन इज आल्सो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म। क्या होगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म। अच्छा कोई बताएगा, यूनिट बता सकते हो क्या? तो होता ही नहीं है तो कैसे बताओगे? तो यूनिटलेस होता है। क्या होता है बच्चे? यूनिटलेस। मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस क्वांटिटी, ठीक है। तो ये था आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म का डिस्कशन, कॉन्सेंट्रेशन टर्म की बातें। क्लियर हो गया? चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे सॉल्युबिलिटी। उससे पहले मैं फिर यहाँ से क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको कि क्वेश्चन हो जाना चाहिए। और अभी हमने कॉन्सेंट्रेशन टर्म को खत्म करा है, अब हम सॉल्युबिलिटी फटाफट से खत्म करेंगे। और सॉल्युबिलिटी जैसे ही खत्म हो जाएगा, क्वेश्चंस में इकट्ठे दूंगा आपको लेक्चर के लास्ट में, नेक्स्ट क्लास में। मैं उम्मीद भी करूंगा कि आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन सॉल्व करना बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक चाहे कितना ही पढ़ लो, जब तक कि टॉपिक के अंदर आपको कॉन्फिडेंट नहीं आएगा, और कॉन्फिडेंट आएगा कहाँ से? तो क्वेश्चन सॉल्व करने पे आएगा। तो एक ट्यूटर का यही काम नहीं होता है कि बस वो पढ़ाए, उसका ये भी काम होता है कि पढ़ाने के साथ उसका अप्रोच देखे कि आप कैसे कर पा रहे हो क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चंस की आप ध्यान रखना, टॉपिक्स को ध्यान समझना, क्वेश्चंस दूंगा आपने करना है। उम्मीद करता हूँ सबका हो गया होगा। चलो ठीक है, देख लेंगे लास्ट में। चलो तो गाइस डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी होता क्या है? देखो बच्चे, सॉल्युबिलिटी होता क्या है? तो मैक्सिमम अमाउंट solubility of a substance is its maximum amount that can be dissolved in a specified amount of solvent।
इतना खतरनाक सा डेफिनेशन, अभी कुछ नहीं है। अगर मैं ये बोलूँ कि एक गिलास पानी लो, चीनी घोल लो, तो चीनी का भी तो लिमिट होता है, इतना चीनी इतने लिमिट तक घुलेगा। ऐसा तो थोड़ी है कि एक गिलास पानी के अंदर जितना चाहो उतना चीनी घुला दो, ऐसा होता नहीं है। मतलब एक लिमिटेशन होता है, एक मैक्सिमम अमाउंट होता है, एंड दैट मैक्सिमम अमाउंट इज ओनली कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। मतलब अगर आपको पता है कि सर मेरे ग्लास के अंदर 3 चम्मच ही चीनी घुल सकता है, तो ऑफकोर्स 3 ही उसका एक मैक्सिमम अमाउंट कहलाएगा। जब 4 डालोगे तो वो उसका रेस्ट अमाउंट कहलाएगा, वो मैक्सिमाइज नहीं करेगा, वो उसके सॉल्युबिलिटी फैक्टर को रोक देगा। तो सॉल्युबिलिटी 3 तक का है तो 3 ही उसका मैक्सिमम अमाउंट है और वही उसकी सॉल्युबिलिटी है। और किसके अंदर, तो एक आपका स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट का, ये आपका सॉल्युबिलिटी। हाँ, जो इसका इंपॉर्टेंट है वो ये है किस चीज पे सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है। ये क्वेश्चन मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम पूछा गया था कि सॉल्युबिलिटी किस चीज पे डिपेंड करता है। तो पहला है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। ये क्वेश्चन था कि सॉल्युबिलिटी किस 3 चीजों में डिपेंड करता है। तो पहला जो चीज वो है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सर हम पानी चीनी की बात कर रहे हैं, अब आप किसी और चीज की बात कर रहे हो, अब आप कोई और सॉल्वेंट लो, कोई और सॉल्यूट लो, तो कंडीशन चेंज हो जाएगा। सबके लिए सब कंडीशन नहीं होता, तो वो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। दूसरा जो कंडीशन है बच्चे वो है प्रेशर। प्रेशर पे वो वेरिएट करेगा, प्रेशर जैसे वैसे उसकी सॉल्युबिलिटी होगी, वो डिस्कस करेंगे इस चीज को। फिर जो होगा तीसरा कंडीशन होगा आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर पे भी ये डिपेंड करता है। तो 3 चीज हैं जिस पे ये सॉल्युबिलिटी जो है बच्चा हमारा डिपेंड करता है। पहला नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दूसरा प्रेशर और तीसरा टेम्परेचर। अब हम करते हैं इसको डिटेल में डिस्कस, ठीक है। चलो बच्चे अब देखो, पहला जो है solubility of solid in liquid। पहला कंडीशन solubility of solid in liquid, ठीक है। समझ में आ गया, टॉपिक को देखिए समझ में आ गया होगा कि सर लिक्विड के अंदर सॉलिड मिलाने की बात हो रही है। मतलब अगर इस एग्जांपल को, स्टेटमेंट को पढ़ो तो आपके दिमाग में एक एग्जांपल अपने आप से क्रिएट हो गया होगा, और वो एग्जांपल मेरे ख्याल से ये होगा, शायद आप सबके दिमाग में ये एग्जांपल आया होगा, शुगर सिरप, यानी कि शुगर सॉल्यूशन का पानी के अंदर आप शुगर को घुला रहे हो। तो सॉलिड शुगर क्रिस्टल हमारे सॉलिड होते हैं, और चूंकि वाटर के अंदर आप घुला रहे हो तो वो हमारा लिक्विड कंटेंट हो गया। तो बना हमारा टॉपिक सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, पहला टॉपिक। अब हम इसको डिफरेंट डिस्कस करते हैं। पहला फैक्टर हमें पता है कि हम फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो फिजिकल केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं तो हमारे पास फिजिकल फैक्टर्स होंगे। तो पहला फिजिकल फैक्टर होगा हमारा टेम्परेचर। क्या गाइस, टेम्परेचर। अब बताओ मेरे को, आपको पता है कि जब आप चीनी पानी को घोलते हो, आप नॉर्मली हाथ से चीनी डालो, स्पून लो और स्पून से स्टर करो। स्टर करोगे तो जो हमारा शुगर सिरप है वो बन जाएगा। लेकिन आपको पता है कि अगर हमको लार्ज स्केल पे चीनी को घुलाना है पानी के अंदर और जल्दी घुलाना है, तो आपको पता है टेम्परेचर कितना बड़ा फैक्टर क्रिएट करता है। और आपको मैं बताया था कि अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में चेंज करना हो या वापस अनसैचुरेटेड के अंदर चेंज करना, सुपर सैचुरेटेड गाइस, सुपर सैचुरेटेड को सैचुरेटेड के अंदर चेंज करना है या अनसैचुरेटेड के अंदर चेंज करना है, तो आप किसका इस्तेमाल करोगे, हीट का। और हीट ही क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर है। या आप डे लाइफ में भी देखते होंगे जो चाशनी बनता है हमारा, जलेबी देखे होंगे आप, जलेबी बनता है तो जो बड़े से कढ़ाई के अंदर बनाया जाता है। अब वो चूंकि लार्ज स्केल पे है तो हमें वहाँ पे टेम्परेचर देना पड़ता है। हमें पता है सर घुलना तो फिर भी है, वो फिर भी घुल जाएगा, इतने मतलब तो घुल ही जाएगा मुझसे, लेकिन टेम्परेचर देने पर तुरंत घुल जाएगा। और वो सुपर सैचुरेटेड से जो मेटास्टेबल था उससे वो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे बहुत ही अच्छा तरीका है टेम्परेचर का। मतलब कह सकते हो कि सर अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारी सॉलिड शुगर की सॉलिबिलिटी होगी लिक्विड के अंदर, वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो क्लियर हो गया, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉलिबिलिटी। यानी कि आपको बताया था मैंने पहले ही, सुपर सैचुरेटेड जो सॉल्यूशन होंगे आपके, लेक्चर 1 में डिस्कस करा था इस चीज को। सुपर सैचुरेटेड कंडीशन जो सॉल्यूशन होंगे उनको आप दोगे हीट, और हीट देते ही वो चेंज हो जाएंगे आपके सैचुरेटेड में। किस में बच्चे, सैचुरेटेड में। याद आया कुछ, अब समझ भी गए हो। या ऐसे भी देख लो यार, जब आप उसको हीट करोगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, हीट करने पे उसके मॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ेंगे और जितने भी शुगर क्रिस्टल्स होंगे वो उसके अंदर स्पेस में आएगा और इस वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी भी आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। या आप ऐसे देखो एंट्रोपी वाला कॉन्सेप्ट थर्मोडायनामिक में टेम्परेचर के एंट्रोपी कंडीशन क्या था, रिलेशन समझ में आया होगा, डेल्टा एस और डेल्टा टी का। तो उस हिसाब से देखो तो टेम्परेचर बढ़ने पर सॉल्युबिलिटी हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है। ये तो हमारे टेम्परेचर की बात। अब हम समझते हैं क्या सर कोई प्रेशर का रोल होता है।
ये क्वेश्चन आपके लिए कि सर सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में प्रेशर का कोई रोल होता है? सोचो, बिल्कुल नहीं होगा भाई, प्रेशर का रोल ही नहीं होगा। अब आपको चीनी पानी के अंदर घुलाना है, उसमें लॉजिकली सोचो प्रेशर क्या इस्तेमाल करोगे? कोई इस्तेमाल होता है क्या? आप चीनी को ऐसे डालो या कहीं से भी डालो, कैसे भी डालो, घुला तो चीनी को सॉल्यूशन के सॉल्वेंट के अंदर है, तो प्रेशर हैव नो इफेक्ट, प्रेशर हैव नो इफेक्ट। और ये भी टर्म काफी इंपॉर्टेंट है, प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है सॉलिड को लिक्विड के अंदर घुलाने में। ठीक है गाइस, समझ में आ गया? नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि हमें यहाँ पे लॉ समझना है, और वो लॉ आपको पता ही है, हेनरीज लॉ, जो कि 2019 में इसी साल के पेपर में क्वेश्चन भी था, एक्सप्लेन हेनरीज लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। तो हेनरीज लॉ को समझना हमें इस लेक्चर के अंदर है, तो ध्यान रखना बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ भी जाएगा और जल्दी समझ जाओ। ठीक है, देखो टॉपिक हमारा सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है गाइस, लिक्विड के अंदर क्या मिलाना हमें? गैस मिलाना है। लिक्विड में क्या मिलाना हमें? गैस। अगर मैं इसके स्टेटमेंट की बात करूं तो आपके दिमाग में सबसे आपका बेस्ट एग्जांपल देखो, गर्मी का सीजन है, मैं भी पूरे पसीने में हूं, तो आपको लग भी रहा होगा कि सर गर्मी की बात है, सर थोड़ी सी तो ठंडी वाली बात करो, तो लो बात कर लेता हूं मैं। तो एग्जांपल समझ में आ गया? मतलब आप देखो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, आप गैस को लिक्विड के अंदर घुला रहे हो, मतलब कोको कोला का एग्जांपल, कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल, कोक का एग्जांपल, मजा आ गया है। चलो अब हम इसको देखते हैं। गर्मी का सर, चलो कोई बात नहीं। सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है ना? अब इसको हम कंटिन्यू करते हैं। देखो इसमें हमारा पहला जो कंडीशन है प्रेशर का, प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा, प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा। देखो प्रेशर के इफेक्ट को बताने के लिए हमारे एक साइंटिस्ट जो थे, उनका एक अप्रोच था, और वो साइंटिस्ट हमारे हेनरीज। हेनरीज का बहुत बड़ा एक क्रेडिट जाता है इस चीज को एक्सप्लेन करने में। उन्होंने ये कहा था कि पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। इसका मतलब ये होता है कि प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली आपके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली होता है प्रोपोर्शनल होता है किसके? मोल फ्रैक्शन के। और ये प्रेशर है कौन सा? ये बच्चा हमारा कौन सा है? पार्शियल प्रेशर है। क्या है हमारा? पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर जो कि किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मोल फ्रैक्शन के। तो अगर आप चाहो तो उसको वापस ऐसे लिख सकते हो, पार्शियल प्रेशर है मोल फ्रैक्शन, और प्रोसेस हटाओगे, कांस्टेंट लगाओगे, कांस्टेंट इज KH इनटू में का, और KH जानते ही भाई, हेनरीज की बात करें तो कुछ लोग तो क्रेडिट लेंगे ही लेंगे अपना, तो क्रेडिट ले लिया उन्होंने, और इस कांस्टेंट का नाम क्या रख दिया? हेनरीज कांस्टेंट। क्या रख दिया? हेनरीज कांस्टेंट। तो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KH इनटू में काई, और KH है क्या? तो हेनरीज कांस्टेंट। काई क्या बच्चे? मोल फ्रैक्शन। प्रेशर है आपका पार्शियल प्रेशर कंडीशन यहाँ पे। अब अगर मैं बात करूं यूनिट की, आप बताओ मेरे को KH की यूनिट क्या होगी? KH की यूनिट क्या होगी? क्वेश्चन है, सोचो, सोच लिए, चलो बताओ। पता है चल सर मोल फ्रैक्शन, कभी आपने कुछ दिन पहले बताया सर यूनिट लेस है, तो जो यूनिट होगा आपका प्रेशर, पार्शियल प्रेशर का, चाहे वो ATM हो जाए, चाहे वो आपका mmHg हो जाए या किलोबार या कुछ भी हो जाए, वही उसका किसका होगा? KH का ही होगा। तो KH का यूनिट जो होता है वो आपका पार्शियल प्रेशर की यूनिट के बराबर होता है, बस। ठीक है, मतलब KH का एक तरह का प्रेशर है, ठीक है, जो कि किसके बराबर है? तो पार्शियल प्रेशर के बराबर है, क्योंकि काई हमारा क्या है यहाँ पे? काई यूनिटलेस क्वांटिटी है। अब हम इस चीज को और डिटेल में समझते हैं, इसके एप्लीकेशन से समझते हैं। उसके बहुत ही अच्छा एग्जांपल सेटअप है मेरे पास, मैं उससे समझाऊंगा आपको, और गारंटी है कि आप समझ के आसानी से जाओगे इस चीज को। तो ये आपका हेनरीज लॉ। अगर कोई पूछे डेफिनेशन क्या है, सिंपल डेफिनेशन आपका, द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज is directly proportional to mole fraction at the same temperature। ये टर्म क्या है? सेम टेम्परेचर, सारी बातें एक ही टेम्परेचर पे की जाएंगी, टेम्परेचर वेरिएट नहीं करना आपने, ठीक है बच्चे। थोड़ा KH के बारे में बात करें। KH जो है बच्चा हेनरीज कांस्टेंट है। कांस्टेंट की बात की जाती है डिफरेंट गैसेस है, डिफरेंट गैस है, डिफरेंट KH वैल्यू। हाँ, ये चीज ध्यान रखना बच्चे, अलग अलग गैस के लिए अलग अलग KH की वैल्यू होगी। अब आप कहोगे सर KH तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो फिक्स रहता है, ऐसा नहीं बच्चे, कांस्टेंट भी दो तरह के होते हैं, यूनिवर्सल है, नॉन यूनिवर्सल। तो ये जो आपका हेनरीज कांस्टेंट है, जैसे आप याद करो फ्रीज के अंदर रेजिस्टेंस पढ़ते हो, क्या रेजिस्टेंस सबका सेम होता है? कांस्टेंट तो वो भी है, लेकिन चूंकि हिसाब किताब से बदलता है चीजें, इस हिसाब से KH क्या है? डिफरेंट गैस की डिफरेंट KH वैल्यू होती है, आपको ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है बच्चे। अब हम करते हैं इसके अच्छे एग्जांपल्स, ताकि आपको हेनरीज लॉ के एप्लीकेशंस भी समझ में आए। कॉन्सेप्ट तो डेफिनेशन और फॉर्मूला तो समझ में आ ही गया होगा, यूनिट वगैरह समझ में आ गया।
अब हम थोड़ा सा करते हैं इसके एप्लीकेशंस को। देखो बच्चे, मान लेते हैं हमारे पास ये पहाड़ है, माउंटेन है, ये हमारा हो गया लैंड लेवल, जमीन हो गया, ये हो गया हमारा सी लेवल, या कह सकते हैं लैंड और सी लेवल का सेम है, और ये डाउन साइड हो गया सी लेवल, और ये हो गया हमारा एटमॉस्फेयर के ऊपर की बात। 3 लेवल की बात करते हैं। हम मान लेते हैं कि मैं अपनी ही बात कर लेता हूँ, ये मैं हूँ, ठीक है, मैं अभी लैंड लेवल पे हूँ, फिर मैं डाउन साइड पे सी मतलब समुद्र के काफी सतह पे उसके चले जा रहा हूँ, और फिर मैं गया एटमॉस्फेयर के ऊपर। अब मेरे साथ क्या क्या कंडीशन है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो पहली बात, अब अगर मैं बोलता हूँ कि आप ग्राउंड फ्लोर पे हो और ये बिल्डिंग है वो 3 फ्लोर की है, आप ग्राउंड फ्लोर पे हो, तो आपको कितने फ्लोर का प्रेशर फील होगा? भाई जो फर्स्ट फ्लोर का जो फ्लोर है वो आपके लिए एक तरह का रूफ की तरह काम कर रहा है, तो आपको क्योंकि 3 फ्लोर के नीचे हो तो आपको 3 डिफरेंट प्रेशर फील होंगे। जो फर्स्ट फ्लोर पे जाएगा उसको 2 प्रेशर फील होगा, और जो थर्ड पे जाएगा उसको कोई भी प्रेशर फील नहीं होगा। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लग रहा है, जो ये सी के डाउन साइड में है इसको प्रेशर बहुत अधिक फील हो रहा होगा। बोलो, ये आपका लैंड लेवल पे है, इसको प्रेशर मॉडरेट फील हो रहा होगा, लेकिन जो एटमॉस्फेयर के ऊपर चला गया, सिर्फ वहां तो एटमॉस्फेयर प्रेशर ही नहीं गया है, वहां प्रेशर इसको फील ही नहीं हो रहा, बल्कि प्रेशर और भी कम फील हो रहा होगा उसको। तो यहाँ प्रेशर बहुत मैक्सिमम, यहाँ प्रेशर मॉडरेट, और यहाँ प्रेशर लो। ठीक है, मैं लेता हूँ प्रेशर मैक्सिमम, प्रेशर मॉडरेट, और यहाँ प्रेशर क्या बचा, लो हो गया। अब बात करते हैं, अब हेनरीज लॉ का यहाँ आपको यूज समझ में आएगा। हेनरीज लॉ ने ये कहा कि प्रेशर बढ़ेगी तो सॉलिबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी, मतलब प्रेशर बढ़ाते जाओ और सॉलिबिलिटी भी बढ़ाते जाओ। लेकिन सिर्फ किसके लिए, गैस इन लिक्विड के लिए, बाकी के लिए अप्लाई मत करना, गैस इन लिक्विड की बात कर रहा हूँ मैं बस। तो अब देखो, अब चूंकि यहाँ देखो प्रेशर मॉडरेट है तो सॉलिबिलिटी भी क्या होगी, तो मॉडरेट होगी। यहाँ प्रेशर लो तो सॉलिबिलिटी भी लो, यहाँ प्रेशर बहुत हाई, सॉलिबिलिटी भी बहुत हाई हो जाएगा। आप प्रेशर लो तो सॉलिबिलिटी भी लो। तो इसी वजह से जब हम हाई एल्टीट्यूड पे क्लाइंब करते हैं, जब हम ऊंचाई पे चढ़ रहे होते हैं, और जब ऊंचाई पे हम चढ़ते हैं तो प्रेशर काफी कम होता चला जाता है, उसी हिसाब से हमारा सॉलिबिलिटी भी काफी कम होता चला जाता है। इसलिए हमारी सॉलिबिलिटी कम होने की वजह से O2 जो कि ऑक्सीजन हमारे ब्लड में अच्छे तरीके से डिसॉल्व नहीं हो पाता, और O2 जो कि ब्लड में डिसॉल्व नहीं होता है तो हमें परेशानी होगा। और परेशानी क्या हो सकता है, आपको हेडेक हो सकता है, माथा में दर्द है, नोज़िया घबराहट हो जाए, नोज ब्लीडिंग जो सबसे कॉमन कॉज होता है ऊपर जाए हाइट क्लाइंबिंग पे। तो इस वजह से हम जो जब हाइट पे क्लाइंब करते हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं, ऑक्सीजन वहां है बच्चे, लेकिन प्रेशर कम है। ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन खत्म हो गया बिल्कुल, वहां पे प्रेशर कम है, इससे सॉलिबिलिटी हमारे ब्लड में ऑक्सीजन डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है, इसलिए हमें अलग से ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाना होता है। और इस तरीके की कंडीशन को हम एक बीमारी बोलते हैं, वो बीमारी होता है आपका डिजीज एनॉक्सिया। क्या कहलाता है वो डिजीज, एनॉक्सिया। कैसे होता है, हाई क्लाइंबिंग में। क्यों होता है, प्रेशर कम, सॉलिबिलिटी कम, O2 ब्लड में डिसॉल्व नहीं होगा और डिजीज होगा, वो कहेगा एनॉक्सिया। टेम्पोररी डिजीज होता है एनॉक्सिया। आई बात समझ में? अब देखिए आप प्रेशर मॉडरेट, सॉलिबिलिटी मॉडरेट, तो O2 भी अच्छा मॉडरेट आपके ब्लड के अंदर डिसॉल्व होगा और आप नॉर्मल जियोगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सब कुछ मॉडरेट चल रहा है। प्रेशर हाई है सर, प्रेशर काफी हाई है। अब इसका एग्जांपल देता हूँ, स्कूबा डाइवर्स। स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं, जो डाइव लगाते हैं काफी डीप इन द सी और ओशन वाटर में, जो काफी अंदर तक डाइव लगाते हैं। जब वो डाइव लगाते हैं बच्चे, तो उनके आप चूंकि जानते हो कि प्रेशर काफी हाई हो चुका है, ब्लड में घुलना चाहिए ऑक्सीजन। अब चूंकि प्रेशर इतना हाई हो गया कि ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी कुछ अमाउंट में घुलने स्टार्ट हो जाते हैं। अब भाई ब्लड के अंदर तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी, हेमोग्लोबिन तो ऑक्सीजन को बाइंड करता है, अब ब्लड के अंदर जा रहा है नाइट्रोजन, प्रॉब्लम क्रिएट होना ही होना है। अब इस नाइट्रोजन की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो अब हम साथ में क्या करते हैं, हीलियम गैस कैरी करते हैं ताकि वो इनर्ट रखे कंडीशन को। क्या रखे कंडीशन को, इनर्ट रखे। इनर्ट होगा तो हमारे बॉडी के अंदर नाइट्रोजन डिसॉल्व नहीं होगा, और नाइट्रोजन डिसॉल्व नहीं होगा तो हम सेफ रहेंगे। लेकिन अगर हम अब फिर भी करते होंगे, जब आप डाउन साइड सी में चले जाओ तो नाइट्रोजन बहुत भूल जाएगा, फिर आप जैसे जैसे ऊपर आओगे नाइट्रोजन बॉडी से बाहर आएगा तो पेन क्रिएट होता है। कैसे स्कूबा डाइवर्स जब समुद्र से बाहर आते हैं तो बहुत सीवियर पेन झेलना पड़ता है उनको, इसका रीजन यही है। और इस डिजीज को हम कहते हैं, इस कंडीशन को, डिजीज तो नहीं बोलोगे आप क्योंकि टेम्पोररी कंडीशन है, कंडीशन बोल सकते हैं, उसे बोलते हैं बैंड्स। तो ये बैंड्स टर्म, ये एनॉक्सिया टर्म, ये आपको ध्यान से समझना है। और बैंड्स हुआ क्यों, तो नाइट्रोजन के डिसॉल्विंग वजह से। इसका उपाय क्या था, सॉल्यूशन क्या था आपके पास इसका, तो हीलियम को कैरी कर लेते हैं। और ये टोटल था आपका एप्लीकेशन। तो 2 एप्लीकेशन यहाँ हो गए। एक एप्लीकेशन आपके
कोको कोला की एग्जांपल की बात की जाए, कोक की बात की जाए, कोल्ड ड्रिंक की बात की जाए, अब कोल्ड ड्रिंक की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करना है। आप देखते हो जो कोल्ड ड्रिंक हम पीते हैं उसके अंदर CO2 गैस डिसॉल्व रहता है, तो वो समझ में आ गया कि गैस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व रहेगा, सॉल्युबिलिटी उसकी अच्छी होगी और सारे कंपोजिशन अच्छे तरीके से मिले रहते हैं उसमें। आप जब कैप निकालो सील्ड बॉटल को, गैस निकल जाएगा, सारे के सारे कंपोजिशन सेपरेट, अब वो कोक का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, खत्म हो गया वो, ठीक है। तो जब तक गैस रहेगा उसके कंपोजिशन पे दबाव रहेगा और कंपोजिशन अच्छे तरह से मिक्स हो रहते हैं। That is your Henry's law and Henry's law concept with its applications. Next अभी क्लास में मैं क्वेश्चंस दूंगा, आप Henry's law पे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पे क्वेश्चंस करके मेरे को कमेंट सेक्शन में आंसर बताओगे और फिर मैं नेक्स्ट क्लास लेक्चर में उसको क्लास लेक्चर से पहले डिस्कस करूंगा। इससे पहले एक चीज और बच्चे, एक चीज और क्या है कि इसके बारे में बात की जाए। अब तो ये समझ में आया कि सर पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा तो मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा। केएच की क्या बात की जाए, केएच जो होता है वो बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी कम होता है, केएच बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा बच्चे, कम हो जाएगा, क्योंकि रिलेशनशिप समझ में आ गया होगा। केएच और सॉल्युबिलिटी देखो अभी साथ में आ रहे हैं, तो जैसे जैसे केएच को बढ़ाओगे वैसे वैसे मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा, तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। तो केएच बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगा। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट में देगा आपको 4-5 गैस दे देंगे, उसके केएच की वैल्यू आगे रखी होगी। अब बताओ कौन सा गैस कितना ज्यादा सॉल्युबल होगा, केएच की वैल्यू ज्यादा होगी वो कम सॉल्युबल होगा, अगर कम केएच की वैल्यू वो ज्यादा सॉल्युबल होगा। कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ गया। अब हम करेंगे इस पे क्वेश्चंस और नेक्स्ट क्लास में हम करके आना। तो अभी हमने लेक्चर हमारा खत्म हो चुका है। अब मैंने आपको दिए 4 क्वेश्चंस, 2 हमारे सब्जेक्टिव है, 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव में फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि लेक्चर में बस बोर्ड के लिए नहीं, साथ साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम को भी कवर कर रहा हूँ, और ये ऑब्जेक्टिव का सबसे ज्यादा यूज अब आपके बोर्ड में भी होने जा रहा है। पता है ना आपको 25% अब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं आपके बोर्ड में, तो हाँ बच्चों, तो अब ये 25% मतलब 20 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो या मैथ्स हो। तो इसके लिए मैं 50-50% रेशियो कर रहा हूँ, 50% आपको मैं करूँगा सब्जेक्टिव और 50% मैं दूंगा आपको क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव से प्रैक्टिस करोगे, और हाँ जितने भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाले या तो सब्जेक्टिव वाले, अगर सब्जेक्टिव है तो आप मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में मैसेज करोगे, और अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव है तो आप मुझे ऑप्शन कमेंट सेक्शन में मैसेज करोगे, ताकि आपकी फ्लो को मैं देखूं कि आपका फ्लो क्या है पढ़ाई का, मुझे पता चलेगा इस हिसाब से। अगर मैं आपको पिन करूं और मुझे नहीं आपको इस टॉपिक में और भी ज़्यादा जोर डालना है तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँ उस पर जोर डालने के लिए, ताकि आपको और अच्छी तरह उसमें क्लियरिटी आ जाए। तो आप बताओगे, रिस्पॉन्स दोगे तो मैं और अच्छी तरह समझ पाऊंगा इस चीज़ को। चलो बच्चे, अब हम देखते हैं कि हमने आपको लेक्चर के बीच में क्लासरूम डिस्कस क्वेश्चन, जो हमने लेक्चर के बीच में क्वेश्चन डिस्कस करा था उसमें मैं कल बताया था, पूछा था आपसे कि बताओ एन फैक्टर, इसका दूसरा नाम होता है वैलेंसी फैक्टर। उसमें 3 क्वेश्चन लेते हैं, H3PO2, H3PO3, H3PO4 का बताना था आपने। तो अब हम डिस्कस करते हैं, मेरे ख्याल से आप लोग सॉल्व कर चुके होंगे। चलो डिस्कस कर लेते हैं। H3PO2, H3PO3 एंड थर्ड वन इज H3PO4। अब देखो बच्चे, ये जो क्वेश्चन है ये आप ऐसे तो नहीं कर सकते कि सर इसमें 3 हाइड्रोजन है, ये 3 हाइड्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, 10/3 हो जाएगा। नहीं बच्चे, ये बिल्कुल ही गलत तरीका है, बहुत गलत तरीका है, ऐसे सॉल्व नहीं करना है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको बनाना पड़ेगा स्ट्रक्चर। देखो स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे आप, ये फॉस्फोरस हमारा, ये ऑक्सीजन, 3 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन मतलब O और हाइड्रोजन H एंड दिस इज योर OH। ये क्या हो गया आपका OH। तो H3PO2 समझ में आया। इसकी सीधी बात करूं तो P डबल बॉन्ड, एक OH, एक और OH और एक H, तो 2 मतलब H3PO3 आया समझ में। इसकी बात करो तो P डबल बॉन्ड O, OH, OH OH, ठीक है, आया समझ में। अब देखो, अब आपके पास क्या है, ये सारे के सारे एसिड आपके, फॉस्फोरिक एसिड है, फॉस्फोरस एसिड है, फॉस्फोरस एसिड आपका, तीनों एसिड है। अब एसिड का होता क्या है अच्छे, अब हमें देखना होता है कि H का साइन कितने रिप्लेस हो गए, जैसे मैंने बताया था आपको। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, कुछ में कहा था सस्पेंस है। सस्पेंस ये है कि ये जो फॉस्फोरस है ये इस अपने H को जल्दी रिलीज नहीं करता, ये H को रिलीज नहीं करेगा, तो इस हिसाब से जल्दी रिलीज कौन होगा सॉल्यूशन के अंदर, OH होगा। तो अब आप OH के लिए स्पेस को सॉल्व करोगे, आप H के लिए सॉल्व नहीं करोगे। मतलब ये है कि P जो है आसानी से H को रिलीज नहीं करेगा, रिप्लेस नहीं करेगा। रिप्लेस किसको करेगा, तो OH को करेगा। तो H3PO2 में कितने OH रिप्लेस होंगे आपके, 1, तो N फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
अब एक और बात बताओ, जब एक OH रिलीज हो रहा है तो सॉल्यूशन के अंदर बेसिसिटी क्या हो जाएगी? मोनोबेसिक, क्योंकि एक OH रिलीज हो रहा है तो सॉल्यूशन कैसा होगा बच्चा आपका? मोनो बेसिक। आयन फैक्टर क्या होगा? रिजल्ट समझ में आया? क्योंकि पीएच को रिलीज नहीं करेगा, उससे पहले OH रिलीज करेगा। सेम यहाँ भी बता सकते हो, दो OH हमारे H को रिलीज भी नहीं करना, दो करेगा तो n फैक्टर इज 2 एंड सॉल्यूशन इज डाई बेसिक। यहाँ भी तीन OH तो n फैक्टर इज 3 एंड सॉल्यूशन इज ट्राई बेसिक। मेरे ख्याल से समझ में आ गया, अच्छी तरह से आया समझ में, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चे, इसको ध्यान रखना है। थोड़ा सा कह सकते हो कि अलग तरीके का था, तो ये था आपका कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्लास में मैं क्वेश्चन लूंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स एंड बाय।